हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में एस.डी. यादव बुक का सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, जिसमें हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ाएंगे और जिसमें हम ऑलरेडी 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम 23 से स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से हम कंटिन्यू रहेंगे। और इससे पहले भी हमारी वीडियोस बहुत सारी उस यूट्यूब पे अपलोड हैं, जिसमें हम किरण पब्लिकेशन 91+ पढ़ा रहे हैं और जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिसका बेसिक्स आता है उससे वो वहाँ पर एडवांस पढ़ सकता है। हम वहाँ पर एडवांस चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज़ आपको समझनी है और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे हमारी को। तो ठीक है भाई, आगे सवाल क्या कहता है, सवाल पे आते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें और बताएं, हमें अपना फीडबैक दें कि हाँ जो भी हो। अपना सवाल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 336। वो ये कह रहा है उनका योगफल अंतर से 28 अधिक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम। दो संख्या ए और बी जिनका गुणनफल हमें दे रखा है 336 और उनका योग, पहले तो आप योग कर दो और फिर उनका अंतर। वो कह रहा है कि उनका योग 28 अधिक है। ये अधिक है किससे? अंतर से। तो बराबर करने के लिए मुझे इसको 28 अधिक करना पड़ेगा। ये a है, ये a है, दोनों कैंसिल हो गए। ये b इधर आएगा, ये 2b हो जाएंगे। 2b बराबर कितना आ गया? 28। तो b की वैल्यू यहां से निकाल दी मैंने 14। तो ये बात आपको क्लियर हो पा रही है। अगर b बराबर यहाँ से 14 तो 14 का यहाँ पर डिवाइड कर दो तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने b की वैल्यू यहाँ पर चिपकाई। बिल्कुल मैं बेसिक से चीज़ों को क्लियर कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो 14 से इसको काटेंगे, 14 दूनी 28 मतलब कि 2 बार, फिर बचेंगे 5, 14 चौके 56 मतलब कि 24। तो संख्या हमारे पास कितनी निकल के आ गई? 24 और 14। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सवाल को ऐसे किया तो पेपर में थोड़ी सा समय हमें ज़्यादा लग जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अगर बाबू मैंने इनका योग किया तो योग किया, आप बोलोगे 48, ठीक है। अगर मैंने इनका योग किया तो आप बोलोगे 48, ठीक है। और अगर मैंने इनका अंतर किया तो आप बोलोगे 10। क्या इनका अंतर किया तो बनेगा 10, योग 38 होगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। जो ऑप्शन हमें गिवन है उनसे हमें सवाल को करना है। क्या करना है? अगर मैंने इनको जोड़ा तो क्या हुआ? ये बनेंगे 38, ठीक है। अगर मैंने इनका अंतर किया तो होगा कितना? 10। तो इनके ये कितना अधिक है? इनका योग 28 और ये इस सवाल का उत्तर है। मतलब जो कंडीशन आपको बोल रहा है और इनका हम गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 336। तो बाय ऑप्शन भी आप इस बात को सेकंड में सोच सकते हो कि हमें संख्या का अंतर करना है, उनका अंतर करना है और उनका योग करना है। यदि योग जिसका अधिक आ रहा हो तो वो सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है, मैं उम्मीद करता हूं। बाकी आप और भी ऑप्शन को चेक करके देख सकते हो। जैसे अगर आपने यहां पर किया 42 और 8 को लिया, 42 और 8 मतलब 50, इनका योग हो गया और अंतर कितना बनेगा? इनका अंतर बनेगा भैया अंतर बनेगा भैया 34। तो मैं इनका ये तो 28 अधिक नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से सारे जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। अगला सवाल क्या करें, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15, मतलब कि x+1 और x+2 जिनका योग कितना है? 15। तो ये कितनी भैया? 3x प्लस के 3 बराबर का 15, 1 2 3 और 1 और 2 3, ये इधर जाएगा तो यहां से बनेगा 12। 12 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो ये होगा 4। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरा सबसे पहला नंबर जो कितना है? 4। 4 के बाद 5 के बाद 6, 5 छींगे 30, चौके 120। तो जो संख्याएं हमारी होंगी
जिनका गुणनफल कितना होगा 120, और यही सवाल का उत्तर है। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इस बात को आपको पेपर में नहीं करना है। मैं हर क्वेश्चन को 2 बार समझा रहा हूं, 3 बार समझा रहा हूं, और कोशिश करता हूं कि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर करा सकूं। तो ये तो एक बेसिक रूल हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। कितनी संख्याएं, आप बोलोगे 3। अब कितना योग है, आप बोलोगे 15। इसको इसने कितने बार काटा, आप बोलोगे 5। तो ये जो हमारा नंबर निकल के आया है, ये जो हमारा नंबर है, ये बीच वाला नंबर है। जब संख्या 3 है तो एक इससे इधर होगा और एक इससे इधर होगा, और इन्हीं का गुणनफल पूछ रहा है जो कि कितना है 120। और ये चीज आपको क्लियर हो गई। इस तरीके से पेपर में आपको सवाल नहीं करना, ये तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। सवाल को आपको सेकंड में उत्तर यहां से करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंच गई होगी। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना भाई? अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से, 71 तथा एक अज्ञात राशि के गुणनफल में 47 जोड़कर 71 तथा अज्ञात राशि, 71 तथा एक अज्ञात राशि के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या बनाई गई। उस संख्या में 7 से भाग दिया जाता है, इसी संख्या में 7 से भाग दिया जाता है, तो भागफल भैया 98 आता है। 98 आता है। तदनुसार वह संख्या निम्न में से कौन सी होगी? निम्न में से किसका गुणज होगी? निम्न में से किसका गुणज होगी? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, कि जब ऐसी कंडीशन, आपको एक चीज ध्यान रखें, जब भी आपको थ्योरेटिकल सवाल एग्जाम में आता है या फिर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपको जैसे एक एक स्टेप को लिखते जाना है, एक एक स्टेप को क्लियर करते जाना है, और आप एक एक स्टेप को पढ़ते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको सवालों को सेकंडों में उत्तर आप कर पा रहे होंगे। जैसे मैं, उसने बोला एक अज्ञात राशि मान लीजिए कोई भी x, उसमें 71 का गुणा कर दिया, ठीक है कर दिया, उसमें 47 जोड़ दिए, ठीक है जोड़ दिए, उसमें भाग कर दिया, 7 का कर दिया, कितना आया 98। बस ये चीज लिखनी है, और जब ये चीज लिखी तो फिर तो गुणा भाग करना है। 7 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो 8 7 56 का 6, 9 7 63 और 5 68, मतलब कि कितना 686, और 686 के बराबर क्या है 7। 71x, ये मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं फिर भी कह रहा हूं, ये पहले आपको डिटेल मेथड पढ़ना है। आपको मैं इमेजिनेशन मेथड आपको सिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इसको अगर मैंने इसमें से घटाया भाई, तो यहां 16 में से 7 जाएंगे तो 9, यहां रहेंगे 7, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, और यहां 6 बराबर का 7 1। अब देखो ये इसको 9 टाइम डिवाइड कर रहा है, 9 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो मतलब x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? ये किसका गुणज है? 9। ये 9 भैया 3 का गुणज है, 3 का। तो ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। मेरी एक बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। जब ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है तो आप एक काम करिए, आपको पता है कि वहां पर हमें भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, भागफल भैया 98 प्राप्त हो रहा है। आप सीधा डायरेक्टली आप 98 का मल्टीप्लाई करिए उसमें, और 98 का मल्टीप्लाई करके आपको पता है कि वहां पर जब 47 जोड़ा जा रहा है तो वहां पर घटाया जाएगा, तो घटाने के बाद आपको मिल जाएगा 639, जो कि आपको डिवाइड करना है 71 से, वो 9 टाइम डिवाइड करेगा। और ये पूछ रहा है किसका गुणज है, तो 3 का गुणज। अगर यहाँ 9 होता तो सवाल में उत्तर 9 हम कर देते, लेकिन यहाँ पे सवाल ऑप्शन में हमें 9 नहीं दे रखा है, 3 दे रखा है, मतलब कि 3 का ही गुणज होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके दिल तक पहुंच गई। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं के योग को उस संख्या से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः इतना और इतना आता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? मैं मान लेता हूं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। यदि इनके योग को इन्हीं संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाता है, तो पहली बार गुणा किया जाता है तो 247 बनता है। ऐसी ही बात है क्या? अगर इसको ही b से गुणा किया जाता है तो भैया 114 बनते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई, तो तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखो एक बात यहां से क्लियर कर लो मेरी, कि a प्लस बी इंटू ए बराबर आपको इतना, और a प्लस बी इंटू बराबर कितना है 114। तो मैं यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकाल दूं तो यहां पर a आ जाएगा।
अगर मैं यहां से भी अगर a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो यहां भी b आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हुए। कहने का मतलब मैं इस बात को और क्लियर कर देता हूं। जैसे आप मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरा भाई है, उसके पास भी 10 रुपए हैं। क्या मैं हूं और मेरा भाई है, मेरे पास अगर 10 रुपए हैं और मेरे भाई के पास भी 10 रुपए हैं, तो मैं और मेरा भाई क्या हुए, बराबर हो गए। मतलब वहां पर जो हमने कंपेयर किए वो 10 रुपए से किए है, 10 रुपए से तुलना की हमने कि अगर ये इसके पास 10 हैं तो उसके भी पास 10 है, मतलब कि ये दोनों भाई क्या हैं, बराबर हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि a प्लस बी की वैल्यू अगर ये है, a प्लस बी की वैल्यू ये है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो बात खत्म। 247 बटे a बराबर का 114 बटे b। 19 से काट दीजिए, 19 छिक्के 114, 19 एकन 19, 19 सत्ते 133। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर योग पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से आपको यहां पर ये एक रेशियो में बन रही है कंडीशन, 13 बटे a और 6 बटे b। तो अगर मैं इसको लेके जाऊंगा, आप ऐसा करिए, इसको यहां ले जाइए, इसको यहां ले आइए, मतलब 13 बटे 6 बराबर का a अपॉन b। तो ये जो हमारी संख्या हमने मानी थी वही तो है, और इनका योग कितना बन रहा है भैया, 19। यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई। मेरी एक बात को ध्यान से समझेंगे, ये इसका एग्जैक्ट उत्तर हम नहीं कह सकते। मेरी बात कैसे, मैं एक बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि बात सही है, ये दोबारा एक बार क्लियर करें इस बात को, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को समझेंगे थोड़ा सा। जैसे यहां पर ये जो हमने निकाला है, ये क्या निकाला, रेशियो निकाला है। क्या, ये रेशियो, और ये रेशियो का ही क्या दे रखा है, हमें योग दे रखा है। क्या, ये रेशियो का ही तो योग है। तो जब ये रेशियो का योग है, वो कितना आया, 19। तो जो संख्या हमारी बनेगी निश्चित रूप से कोई 19 का गुणज ही बनेगी। इस बात को हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में कह चुके हैं कि आपको जब योग दे रखा हो तो योग जो आता है वही आता है जो संख्या, जैसे कि अब यहाँ पर 19 है तो निश्चित रूप से जो योग आएगा वो 19 का ही गुणज आएगा। तो 19 का गुणज मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें 19 दे रखा है, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो हमारा रेशियो निकाला है हमने, उसी रेशियो से हम काम करेंगे, और जो रेशियो हमारा आया होगा उसी का वो 101% उसका भी वो गुणज होगा जो उत्तर आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके दिल तक पहुंच गई होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। a प्लस बी बराबर 24 और a इंटू बी बराबर 143। तो मैं एक बात आपके दिमाग में ये इस तरीके से, मतलब जब सवाल आता है तो वो पूछ रहा है उनके वर्गों का योग, इस बात को वो पूछ रहा है। हालांकि अगर आप इसका वर्ग कर देंगे और इसको हम ये क्या, अगर दोनों तरफ मैंने वर्ग किया, मैं इसको पहले इस सवाल को कर देता हूं। मैं इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं कर सकता हूं 11 प्लस 13, 11 प्लस 13 और 11 गुणा 13। अगर 11 प्लस 13 किया मैंने तो कितना आएगा 24, और 11 गुणा 13 किया तो कितना आएगा 143। तो मुझे पता चलेगा कि वो संख्या कौन सी, 11 और 13। 11 का 121, 13 का 169, इनको जोड़ा 0, 8 और 1 9, 290। कितना भैया, 290। और यही सवाल का सही उत्तर है। तो अगर आपने यहां तक ये चीज सोच ली है, ये चीज समझ ली है कि संख्या में किस तरीके की दे रखी है और इनका योग, एक काम ध्यान रखना है आपको कि जैसे यहां पर a प्लस 11 प्लस 13 किए आपने, तो वहां पर भी 11 और 13 के ही कंडीशन लगानी। ऐसा मत कर देना कोई भी और नंबर लिख दें तो चक्कर पड़ जाएगा। हमें समान नंबर ही लेना है, समान नंबर ही इसको हमें सोचना है। तो 190 सवाल का सही उत्तर हो जाता है, 290 सवाल का सही उत्तर हो जाता है। अब इसको मैं बेसिक से कैसे समझाता हूं, बेसिक चीज को आपको समझना है। यहां पर अगर मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया भाई, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 24 का भी वर्ग करूंगा तो कितना आएगा 576। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो जैसा है वैसा ही रहने दो, और ये 2 इंटू 143, क्या 2 इंटू 143। अगर मैंने इसमें गुणा किया इसका तो कितने बनेंगे 286, 286 बनेंगे, और ये माइनस का इधर, चलो यहां पर एक लाइन लिख ही देते हैं,
286 हो गए। इधर जाने पर ये माइनस के हो जाएंगे, मतलब 576 माइनस का 286, 0 यहां बचेंगे 9, यहां 4 में से 2 गए तो 2, मतलब कि कितने बच्चे भैया 290, जो कि किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, जो कि हम ऑलरेडी पहले सवाल का उत्तर कर चुके हैं। आपको सोचना इस तरीके से, और मैंने बेसिक चीज आपको बता दी है। ऐसा सिंगल भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जिसको 1 से 2 3 तरीकों को नहीं अप्लाई कर रहे होंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है भाई। हर सवाल डबल बार 3 बार होना और फिर लंबा वीडियो डेफिनेटली होना ही होना है, तो निश्चित रूप से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी भैया। अगला सवाल, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल हमें दे रखा है। 3 धनात्मक संख्या मान लीजिए आप ए बी सी, ए प्लस ए इंटू बी बराबर है 42, बी इंटू सी बराबर है 56 और सी इंटू ए बराबर है 48। ये आपको दे रखा है। ए प्लस बी बराबर है भैया, मतलब कि पहली और दूसरी का गुणनफल है, दूसरी और तीसरी का है, और तीसरी और पहली का है। तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी कि ये 6 गुणा 7, 7 गुणा 8 और 8 गुणा 6, ठीक है। तो क्या मतलब एक की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां भी एक की वैल्यू 6 लिखी है। यहां बी सी की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां भी सी की वैल्यू 8 लिखी है। जब यहां बी की वैल्यू 7 है तो यहां भी बी की वैल्यू 7 लिखी है। तो ये चीज आपको क्लियर हो पा रही है। तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या हमारे पास क्या है, सी बराबर 8 है, और यही सवाल का उत्तर है। तो ऐसे सवालों को करने में आपको ज्यादा समय नहीं लेना है और इसी तरीके से आपको चीजों को सोचना है भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी। अगला सवाल, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल दे रखा है 385 और अंतिम 3 का गुणनफल दे रखा है 1001। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे, जैसे मैं इस बात को एकदम ऐसे क्लियर करा दूंगा भाई कि जैसे आप सोच भी नहीं सकते। 3 क्रमागत अभाज्य संख्या मान लीजिए ए बी सी, वैसे तो 4 दे रखी है हमें, लेकिन मेरी बात को समझेंगे। पहले तीनों का गुणनफल दे रखा है 385, ठीक है। उसने बोला है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप एक बात मेरी को ध्यान से समझिए कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। आप बोलोगे कि नहीं हो रहा भाई 3 से डिवाइड। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 5 13 और 3 16। जब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। मतलब कहने का मेरा ये हो गया कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या मिली होगी मुझे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मिली होगी वो होगी 5। तो इससे आगे अभाज्य संख्या कौन सी पड़ती है 7, और इससे आगे कौन सी पड़ती है 11, और इससे आगे कौन सी पड़ी होगी 13। तो ये एक क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जिनका हमें गुणनफल दे रखा है, और अंतिम प्रथम 3 का और अंतिम 3 का। तो सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी आएगी 13, क्योंकि ऑर्डर में होगी। पहले हमें पता चलेगा कि ये संख्या 5 से मल्टीपल है, तो कहने का मतलब इनमें से किसी एक की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। इनमें से किसी एक की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तो मतलब सबसे छोटी ये होगी, उसके बाद में 7 होगी, फिर उसके बाद में 11, फिर उसके बाद में 13। मतलब कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखो, ये अगर मैं पहली 3 को लेता हूं, इन तीनों को, ठीक है, तो इनका गुणा करने पर ये मिलेगा। अगर मैं इन 3 को लेता हूं तो उनका गुणा करने पर मुझे ये मिलेगा। आप देख लेना चेक करके, निश्चित रूप से यही उत्तर आएगा। तो आपको मैंने चीजें समझा दी किस तरीके से करनी है, कि आपको यहां पर 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी यहां से निकल के आ गई 5, और 5 से आगे 7 से आगे 11 से आगे 13, और यही सवाल का उत्तर है। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। सवाल अगला, 2 संख्याओं का योग हमें दे रखा है तथा उनका गुणनफल दे रखा है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। ऐसा अगर सवाल आता है आपको तो ध्यान रखेंगे, 2 संख्याओं का योग हमें दे रखा है 16, उनका हमें गुणनफल दे रखा है 55। तो वो ये पूछ रहा है उनके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम होता है उल्टा, इस बात को आपको कंफ्यूज नहीं होना। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा,
तो इसको हम इसके योग की बात कर रहा है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, बी एकन बी ए एकन ए, मतलब कि ए प्लस बी, आगे पीछे कहीं भी लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई मेरे। तो a प्लस बी अपॉन ए बी, ठीक है, a प्लस बी अपॉन ए बी का मतलब हो गया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 16 और a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 55, और यही सवाल का क्या है उत्तर है। मेरी बात को नोट कर लें बिल्कुल ध्यान से कि जब ऐसा सवाल आपको पेपर में आता है, ऐसा सवाल यदि आपको पेपर में आता है तो गुणनफल हमेशा क्या आएगा, नीचे आएगा। क्या गुणनफल हमेशा क्या आएगा, नीचे। यदि योग दे रखा हो तो उसको हम योग, वहां पर व्युत्क्रम का योग पूछेगा। अगर वहां अंतर दे रखा हो तो वहां पर व्युत्क्रम का अंतर पूछेगा। निश्चित रूप से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। बात क्लियर हो पा रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। तो लेकिन गुणनफल दोनों कंडीशन में क्या आएगा, नीचे ही आना है, इस बात को आप नोट कर लें। तो आपको ऑप्शन जिस तरीके के दे रखे, गुणनफल वहां पर दे रखा हो 55, तो वहां पर आप एक बार ऑप्शन पे निगाह लेके जाएं तो सभी ऑप्शन में आपको दे रखा है भैया 55, लेकिन योगफल कितना दे रखा है 16, तो योग 16 दे रखा है, 16 एक ही ऑप्शन में जो कि बी है, यही सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। दो संख्याओं का गुणनफल तथा दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से इतना है तो व्युत्क्रमों का योग, बिल्कुल योगफल कितना है भैया 11 और उनका गुणनफल कितना है 18, और यही सवाल का उत्तर है। तो पहले भी हम बिल्कुल जस्ट पहला सवाल किया है हमने कि कितना योग हमें दे रखा हो, गुणनफल हमें दे रखा हो, गुणनफल का हमेशा भाग होना, यही सवाल का उत्तर है। अगला, दो संख्याओं का योग और गुणनफल इतना है तो क्रम से मतलब कितने होंगे भैया, तो ये भी बिल्कुल डिट्टो वही है भैया, गुणनफल नीचे आएगा और योगफल भैया ऊपर आएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी। सारे सवाल स्क्रीन पे ऑलरेडी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज को इतने अच्छे तरीके से लेके चल रहा हूँ, इस चीज को इतने अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आप अगर मेरी बात को अच्छे से पकड़ में आ गई आपके, तो मैं भाई प्रॉमिस करता हूं कि आप पार उतर जाओगे भाई। अगली बात को ध्यान से समझेंगे। दो संख्याओं का योग दे रखा है तथा उनका गुणनफल दे रखा है, बिल्कुल ये तो तीनों सवाल एक से ही हैं। उनका योग दे रखा है, गुणनफल दे रहा है, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो गुणनफल का हम डिवाइड कर देंगे योग में। तो योग कितना है भैया 40 है और गुणनफल कितना है भैया 375 है। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से ये 8 बार कटेगा, 5 से ये 7 बार और ये 5 बार, 75, ये 75 बार और ये 8 बार, मतलब कि 8/75 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी क्लियर हो पा रही होगी। जब कभी भी योग दे रखा हो तो योग हमें चाहे अंतर दे रखा हो, लेकिन हमेशा गुणनफल का भाग होना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। योग दे रखा हो तो योग ऊपर आ जाएगा, अगर अंतर दे रखा हो तो अंतर ऊपर आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि योग दे रखा है अंतर पूछ ले, ऐसा सवाल में नहीं पूछेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल भैया, अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग हमें दे रखा है 25 तथा हमें गुणनफल दे रखा है 144, तो उन संख्याओं का अंतर कितना हो। मेरी बात को ध्यान समझेंगे, यहां पर उसने अंतर पूछा है, न कि व्युत्क्रम का अंतर पूछा हो। ध्यान रखेंगे मैंने क्या बोला है, यहां पर योग अंतर उन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, न कि व्युत्क्रम का अंतर पूछ, दोनों में चीजें अलग अलग हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, मैंने पहले भी ये चीज बोल दी है कि सवाल में ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि आपको योग दे रखा हो तो वहां पर व्युत्क्रम का अंतर पूछ ले, ऐसा नहीं पूछेगा। अगर वहां पर ये संख्याओं का अंतर पूछ सकता है जैसे कि ये सवाल है, लेकिन वहां पर व्युत्क्रम का अंतर कभी नहीं पूछेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो a प्लस बी बराबर अगर 25 है और a इंटू बी बराबर अगर 144 है, तो आपको यहां पर सीधी सी चीज समझ में आ रही होगी कि इसको मैंने किया होगा 16 प्लस 9 और इसको भी किया होगा 16 गुणा 9। अगर मैंने 16 प्लस 9 किया तो 25 बनेगा और 16 गुणा 9 किया तो 144, मतलब कि संख्या हमारी कितनी आ गई 9 और 16, इनका अंतर कितना है 7, और यही सवाल का उत्तर है। तो ये चीज आपको इस तरीके से सोचनी है, इस तरीके से आपको करनी है ताकि आपको बिल्कुल भी समय ना लगे। अगर आपको ज्यादा खुजली अगर आपके है तो मैं इसको बता देता हूं बेसिक तरीका क्या है। आप एक काम कर देना मेरे कहे से भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब यहां माइनस है तो प्लस 4ab, तो इस फॉर्मेट में अगर आपने इसको वैल्यू को रखते गए तो यहां से निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू आप 25 लिख लेना, a इंटू 4 इसको लाके यहां पर घटा देना और आपका उत्तर वहां पर वर्गमूल बनेगा 49, वहां पर बचेगा अंडर में 49, तो वो किसका होगा 7 का। निश्चित रूप से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्या फॉर्मूला है इस बात को एक बार और खोल के मैं समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
और इसको मैं खोलूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ये प्लस का 4ab। ये प्लस में से 2 घटाऊंगा मैं तो कितने बचेंगे भैया, 4 में से 2 घटाऊंगा तो आप प्लस का बचेगा 2ab। तो ये किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर। तो निश्चित रूप से ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या कंडीशन बन रही है हमारी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मेट में आगे इसको लगा देंगे तो निश्चित रूप से आपको देखने को चीजें मिल जाएंगी। बाकी मैंने सवाल को सेकंड में आपको करके बता दिया है, तो ये बात उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अगली बात क्या कह रहा है, कहां गया, ठीक है। दो संख्याओं का योग हमें दे रखा है तथा उनका गुणनफल दे रखा है तथा उनका अंतर कितना होगा। दो संख्याओं का योग दे रखा है, योग दे रखा है ए 42 और उनका गुणनफल दे रखा है हमें 437 ए इंटू बी। अब देखो बहुत ध्यान से इस बात को भी समझने की आप कोशिश करेंगे कि a प्लस बी बराबर हमें दे रखा है 42 और a इंटू बी बराबर हमें दे रखा है a इंटू बी बराबर हमें दे रखा है इंटू, हाँ ठीक है। तो उनका अंतर, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। एक बात अगर आपके एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज ना बने और ना सेट बने तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जो हमें सवाल दे रखा होगा वो क्या दे रखा होगा, जो हमारा आंसर वहां पर पूछ रहा है वो अंतर पूछ रहा है, मतलब कि a माइनस बी की बात पूछ रहा है और यही उसमें दे रखा होगा। तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि a माइनस बी की जो वैल्यू हमारी है वो ऑप्शन में हमें मिल रही है। ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे कि अगर मैंने यहां से ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखा तो मैंने कहा भाई कि अगर मैंने a प्लस a माइनस बी की वैल्यू जैसे कि मैंने 3 लिखी, क्या जैसे मैंने यहां पर a माइनस बी की वैल्यू 3 लिख दी, यहां पर 3। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे मैं क्या समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। अगर आप उस तरीके को करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आप यहां पर सोच भी नहीं पा रहे नंबर क्या होगा तो एक दूसरा तरीका जो कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जो हमें वैल्यू दे रखी है वो a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। मैंने मान लिया कि 3 इसका हो सकता है। अगर बाबू आपने, ये मैंने पहले भी आपको चीज क्लियर करा चुका हूं कि जब आपको इस तरीके की कंडीशन दे रखी हो तो इनको जोड़ना है और 2 का भाग करना है। अगर मैंने इनको जोड़ा, क्या ये 2 से डिवाइड होंगे? 45 नहीं होगा, तो ये तो 3 तो कभी नहीं हो सकता। पहली बात, पहला गलत। ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं, ये तो आपके दिमाग में 45 में 3 जोड़ने, 42 में 3 जोड़ने के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए आपको। अगला जैसे मैंने ऑप्शन देखा, अगले ऑप्शन में बाकी के 2 ऑप्शन को और देख लेते हैं। 5 और 7 है, वो दोनों विषम संख्या है, ये एक सम संख्या है। जब सम संख्या में विषम संख्या को मैं जोड़ता हूं तो विषम संख्या उत्तर आता है, या फिर सम संख्या में से विषम संख्या में घटाता हूं तो विषम संख्या आता है। तो कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया कि जो बाकी के 3 जो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? विषम दे रखे हैं, और विषम को मैं सम में जोड़ूंगा तो विषम आएगा, जो कि डिवाइड 2 से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब कि 4। देखो अब मैं इसको प्रूव करके बता देता हूं। अगर a प्लस बी बराबर मैंने a माइनस बी बराबर लिखा मैंने 4, तो इसको मैंने जोड़ा तो क्या होगा? इसको मैंने जोड़ा तो आप बोलोगे 46 और 2 का भाग करूंगा तो आप बोलोगे कि पहला जो नंबर आया वो आया 23। क्या पहला जो नंबर आया वो आया 23, तो दूसरा नंबर कितना होगा? दूसरा कितना होगा भैया? 19 होगा या नहीं होगा? दूसरा क्योंकि 19 होगा, क्योंकि आपको पता है कि टोटल 42 है, एक 23 है, तो दूसरा 19 होगा डेफिनेटली। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा। निश्चित रूप से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ या ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस तरीके से आपको चीजों को सोचना है, इस तरीके से आपको चीजों को करना है। आप बाकी अगर करना चाहते हो तो पहले मैंने ऑलरेडी इसको फॉर्मूला लिख के समझा दिया है, वहां से आप इस सवाल को कर सकते हो। बाकी इस तरीके से आपको इमेजिनेशन करनी है चीजों की। एक बात और ध्यान से समझ लें मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे यहां पर 42 है, अब और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर 42 है और जब आपको पता है इसके आधा करिए, आप इसका क्या करिए? आप आधा करिए, इसका आधा करिए, मतलब 21 हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। मुझे ये यूनिट डिजिट में 7 गुणा करने पर कम मिल सकता है। मेरी बात को बहुत बारीकी से समझेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप सोच के देखिए इस बात को। मुझे यूनिट आपको ध्यान रखनी है ये चीजें
कि जब कभी भी आपको ऐसे सवाल दिखे तो आपके दिमाग में जैसे ये संख्या 7 है तो 7 की कुंडली पता चल जानी चाहिए कि 7 मुझे कब कब कैसे कैसे मिल सकता है, मुझे 7 कब किस और किस संख्या का गुणा करने पर मिल सकता है। आप बोलोगे भाई कि अगर मैंने 7 का गुणा 1 से किया होगा तब मुझे यूनिट डिजिट में 7 मिलेगा, या मैंने 3 का गुणा 9 से किया होगा तब मुझे 7 मिलेगा, बाकी किसी भी नंबर से गुणा करने पर मुझे यूनिट डिजिट में 7 नहीं मिलेगा। पहली बात क्लियर हो पा रही है मैं उम्मीद करता हूं। अब देखो, अब अगर आपने यहां पहले लिख दिया आपने 7, 1 लिख दिया, तो आप बोलोगे या तो यहां 17 होगा या फिर यहां पर भाई तभी तो मुझे इतना मिलेगा। आप बोलोगे या तो यहां पर 17 हो सकता है या फिर यहां पर 27 हो सकता है, इन दोनों में से कोई नंबर हो सकता है। आपने सोचा कि जब यहां पर मुझे 21 मैंने यहां से मिल गया मुझे, तो यहां पर या तो 27 हो सकता है यहां पर, तभी तो ये इसका मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। लेकिन बात गलत है। अगर मैंने यहां पर इसको कर दिया ऐसे, थोड़ा सा सोचें इस बात को कि इसको मैंने किया 23 और इसको मैंने किया 19, जिनका योग कितना बनेगा 42, और गुणा और यूनिट डिजिट भी कितनी आएगी 7 आएगी, मतलब कि गुणा करने पर भी मुझे कितना मिलेगा 437। तो इस बात को भी यहां तक अगर पहुंच गया हो कोई भी व्यक्ति तो सोच सकता है। बाकी मैंने सारी चीजें आपको हाथ में दे दी खोल के, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात को ध्यान से समझेंगे। अगली बात को ध्यान से, अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक हो तो वे संख्या है। पहले भी हम इस टाइप का सवाल कर चुके हैं। a प्लस बी अधिक है a माइनस बी से 36, कितना अधिक है 32 अधिक है क्या भैया 32। तो a से a कैंसिल, ये b इधर आएगा तो मतलब 2b बराबर आ गया 32 और b बराबर मैंने यहां से निकाल दिया 16, और उनका हमें गुणनफल दे रखा है 336, क्या 336। अगर b की वैल्यू 316 है, यहां अगर मैंने 16 लिखा होगा तो इसको ये काटेगा 16 दूनी 32, 16 का 16 मतलब कि 21 बार। तो क्या पूछ रहा है वो, तो वे संख्याएं बताएं, तो वे संख्या 21 और 16 हो जाएंगी। अब इस बात को वैसे भी भाई ऑप्शन भी कर सकते हो, उनका योग किया हमने तो कितना बनेगा, उनका अगर मैं योग करूंगा तो ये बनेगा भैया 37, अगर मैंने उनका अंतर किया तो बनेगा 5, हाँ 5 इनका अंतर है, तो ये कितना अधिक है इससे 32 अधिक है या नहीं है, तो यही बात तो कह रहा है वो सवाल में। तो जिनका योग उसके अंतर से क्या है 32 अधिक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। भाई ऑप्शन भी इस बात को कर सकते हो, बाकी सवाल को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सेकंड में उत्तर कर दिया। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा योग उनका इतना है तो उनका गुणनफल कितना होगा। दो संख्याओं का योग मतलब कि a प्लस बी बराबर है 20 और a माइनस बी बराबर है 14। ये इनका गुणनफल पूछने की बात कर रहा है। इस दोनों को मतलब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो यहां से b से b कैंसिल, मतलब यहां पर बचेगा 2a बराबर में ये होगा भैया 34, 2 से काटा 17 बार। अगर एक 17 है तो दूसरा कितना होगा 20 में से घटा दीजिए तो b की वैल्यू आपको निकल के ये तो a की वैल्यू है और b की वैल्यू होगी 3 और इनका गुणनफल 17 51, यही सवाल का उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी, आप इन बात को पकड़ पा रहे होंगे। तो ये बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। तो अगला और लास्ट है इसका, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है तो वो संख्या क्या है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे भाई मेरे। यदि कोई संख्या है वो किस तरीके से, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को लिखते जाएंगे। यदि किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, कोई धनात्मक संख्या ये है और उसका व्युत्क्रम क्या है ये है, का योग
उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम का अंतर का कितनी है भैया, 3 गुनी है। ये इसकी 3 गुनी है, बराबर करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि वो संख्या क्या होगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे कि वो संख्या क्या होगी। बात क्लियर हो पा रही है, मैं उम्मीद करता हूं। देखो इसको मैंने यहां से कर दिया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, इसको भी मैंने कर दिया ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इंटू 3, इससे ये कैंसिल हो गया। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे आप। अगर आप इस बात को थोड़ा सा विचार करें, सोचें, आप इसको कर लीजिए। अगर आपको करना है तो इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3a स्क्वायर माइनस का 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, इसको मैं इधर लाया तो कितना बना 4, और इसको मैं इधर ले गया तो कितना बनेगा भैया 2a स्क्वायर बनेगा। इससे इसको काट दिया तो a बराबर यहां a स्क्वायर बराबर यहां से मुझे मिला 2, तो a की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी, a की वैल्यू निकल के आएगी √2, और यही सवाल का उत्तर है। तो मेरी छोटी सी और हल्की सी बात को समझने की आप कोशिश करेंगे। अगर मैंने सवाल को यहीं पर खत्म कर दिया तो खेल कैसा रहेगा, अगर मैंने इस सवाल को यहां पर ही खत्म कर दिया तो खेल कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे आपको कुछ ऑप्शन की भी हेल्प मिली है, ऑप्शन की हेल्प मिली है, जैसे कि मैंने √2 अगर मैंने यहां पुट किया, √2 मैंने अगर यहां पुट किया तो आप बोलोगे भाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 में 1 जोड़ूंगा तो हो जाएंगे 3। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां भी कुछ ऐसा ही किया कि यहां पे होगा 2 में से 1 गया तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो क्या आएगा 3। तो कहने का मतलब क्या हो गया मेरा कि दोनों पक्षों बराबर कब हो रहे हैं, जब मैंने वैल्यू a बराबर के √2 पुट करी है, a बराबर के √2 पुट करिए, तब दोनों जो इक्वेशन, दोनों जो हमारी साइड है वो क्या हो रही है भैया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रही है भैया, दोनों बराबर कब हो रही है, जब हमने a बराबर √2 लिखा है। तो निश्चित रूप से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो और इसी को करते हुए यहां पर ये वीडियो हमारी फिनिश होती है। तो चीज समझ में आ रही होंगी, तो थोड़ा सा प्लीज चीजों को समझें और कंटिन्यू रहें, हमारे साथ बने रहें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।